हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का तीसरा और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। जो हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो फोर्थ है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पिछली वीडियो में हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था, पहला और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की मैटर के पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच स्पेस होता है। इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्टिकल्स को दिखाएंगे। मीन्स पार्टिकल्स में मैटर जो है पार्टिकल्स के बने होते हैं और पार्टिकल्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको। तो चलिए देखते हैं जो टॉपिक है। तो जो टॉपिक है वो आ गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। हमने वीडियो में डिस्कस किया था, पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर कितना छोटा होता है और मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसके भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने, और इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब लगातार जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं लगातार। मीन्स वो रुकते नहीं कभी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक होगा लिक्विड में और एक होगा गैस में। लिक्विड मतलब डिफ्यूज़न होगा एक लिक्विड में और एक गैस में। इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम गैसेस में जो डिफ्यूज़न होगा उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हमें एक मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी और एक इंसेंस स्टिक्स। मैच स्टिक्स मीन्स सलाई, जिससे कुछ भी जलाया जाता है, लाइटर भी आप ले सकते हैं कुछ भी जलाने के लिए, और इंसेंस स्टिक्स ले सकते हैं जैसे अगरबत्ती। अगरबत्ती तो आप सबके यहाँ मिल जाएगा क्योंकि पुजारी तो सभी होते हैं घर में, एक न एक तो होगा ही। इंसेंस स्टिक्स मिल जाएगा आपको। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उन दोनों को एक रूम के कोने में रख देंगे। पहले तो अगरबत्ती जो है इंसेंस स्टिक्स उसको रूम के एक कोने में रख देंगे और उसे जला देंगे लाइटर से, मैच स्टिक्स के, जिससे जो भी आपके पास हो जलाने के लिए उसे जला देंगे। और फिर उसके बाद हम एक कोने में जलाएंगे और दूसरे कोने में हम बैठ जाएंगे। दूसरे कोने में जब हम बैठ जाएंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि जो उसकी स्मेल है अगरबत्ती की वो आपके नाक तक पहुंच जाएगी। यह होता कैसे है, आपने कभी देखा है? आपने कभी मतलब इसके बारे में विचार किया है, सोचा है कि यह ऐसा होता क्यों है? नहीं किया है ना? तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कैसे होता है। देखिए, जो साइंस होता है ना वो कुछ अलग करने के लिए होता है। मीन्स कि अगर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो जो बुक में दिया है उसे ही बस आप मत देखिए, उसके बाहर क्या है, मतलब ये हो क्यों रहा है, मतलब उससे हट के आप सोचिए। जब उससे हट के आप सोचेंगे तभी आपके मतलब आप कुछ बन सकते हैं। मीन्स एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं या कुछ भी। चलिए सब बात की है। और फिर उसके बाद ये होता कैसे है ये देखेंगे। इफ़ यू बर्न द इंसेंस स्टिक गैसेस विल प्रोड्यूस्ड विथ प्लेजेंट स्मेल। जब हम इंसेंस स्टिक को जब जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से प्लेजेंट स्मेल निकलेगी। जब वह प्लेजेंट स्मेल निकलेगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होगा, मतलब जो धुआं होता है उस इंसेंस स्टिक्स का, उसका जो पार्टिकल्स होंगे और एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से मिक्स होंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और एक मतलब सभी डायरेक्शन में रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन एंड मिक्सेस विथ मूविंग पार्टिकल्स इन ऑफ एयर। एयर के जो मूविंग पार्टिकल्स होंगे उनके साथ जाके वो मिक्स हो जाएंगे, और जब वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो फिर जब एयर के पार्टिकल्स इंसेंस स्टिक्स
जो जल रहा है उसके धुएं के पार्टिकल्स को जब कोलाइड करेंगे तो जो पार्टिकल्स होगा वो सभी पूरे रूम में फैल जाएगा। इसीलिए जो उसका स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल, हमारे नाक तक पहुंच जाता है। चाहे हम रूम में एक कोने पर अगरबत्ती जलाए रहें और दूसरे कोने पर हम बैठे रहें, फिर भी वो स्मेल हमारे नाक तक पहुंच जाती है। तो इस केस में हो गया कि डिफ्यूज़न इन गैसेस। अब दूसरा केस हमारा क्या है, और हमारा जो सेकंड केस है वो है लिक्विड में डिफ्यूज़न। लिक्विड में डिफ्यूज़न क्या होता है, कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कॉपर सल्फेट और वाटर की। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, और वो कॉपर सल्फेट को लेंगे और वाटर को लेंगे। जो कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल्स हैं वो हम पानी में डालेंगे, फिर कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जो पूरा वाटर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। यह कैसे हुआ चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जब क्रिस्टल्स रखेंगे कॉपर सल्फेट के वाटर में, तो जो पार्टिकल्स होंगे उस क्रिस्टल के, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स होंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब पार्टिकल्स जो क्रिस्टल्स है कॉपर सल्फेट का वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ये तो पहले डिस्कस कर लिए हैं हम। तो फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। जब पानी उसमें जाएगा तो वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे और गोस अपवर्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और फिर उसके बाद जो सभी पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, मतलब वो पानी के पार्टिकल्स से कोलाइड करेंगे और जो स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है उसमें जाके सेटल हो जाएंगे और धीरे धीरे वो सभी पानी में पूरे फैल जाएंगे। और इसी प्रकार जो होता है कि हम इसी कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये डिफ्यूजन के केस में, डिफ्यूजन इन वाटर के केस में कॉपर सल्फेट मतलब जब एक दूसरे से कोलाइड होंगे कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स से, तो वो मिक्स हो जाएंगे और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले आएंगे, कुछ नीचे आएंगे, कुछ ऊपर ही रहेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। और कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कुछ वो ऊपर जाएंगे, कुछ वाटर के पार्टिकल्स नीचे आएंगे। तो इसी तरह यह जो डिफ्यूजन है वाटर में वो होता है और इसी से हम कंक्लूजन निकालते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तब वो एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे। जब आप किसी बॉल को किसी दीवार से जब आप कोलाइड करते हैं तब वो दूर जाता है ना, वरना वो तो रेस्ट पर ही रहेगा। इसी प्रकार ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तभी यह कोलाइड करके सभी जगह फैल जाते हैं। तो यह केस रहा हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब जो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी करते हैं, वो एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, मतलब वो कोलाइड करके कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और वो अट्रैक्ट भी करते हैं। और फिर उसके बाद वो पार्टिकल्स छोटे छोटे भी होते हैं और उनके बीच स्पेस भी होता है। तो यह फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स का है। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का है स्टिक्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस केस में क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप इसे देख के ही मतलब मालूम कर सकते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा इनके पार्टिकल्स या फिर नहीं। क्या होगा, देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर होगा उनके बीच कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो कोई मैटर होता है, जब मान लीजिए कि जब पार्टिकल्स के मैटर इतने छोटे छोटे हैं, जब एक साथ वो आएंगे बाइंड होंगे एक दूसरे से, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी बाइंड होंगे ना, तभी एक मैटर बनाएंगे ना। अगर उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, तो वो एक दूसरे से बाइंड ही नहीं होंगे तो मैटर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि इन्हें बाइंड करने में मदद करता है इन पार्टिकल्स को। तभी पार्टिकल्स जब एक साथ आते हैं तभी जाके कोई हमें मैटर मिलता है। और
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजन। मतलब जब कोई सब्सटेंस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। उसको मतलब कोहेजन बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। एंड द डिफरेंट मैटर हैव अ डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अलग अलग मैटर के अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे कोई ऐसा मैटर है जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कोई ऐसा मैटर है जिसमें नेग्लिजिबल, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कोई ऐसा मैटर है जिसके पास बहुत ज़्यादा है, जिसके पास ना के बराबर है, और जिसके पास मीडियम में है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। जैसे इसके लिए क्या करेंगे, एक चाक ले लीजिए। स्कूल में आप तो जाते ही होंगे, वहाँ पर तो चाक से पढ़ाया जाता होगा। तो आप जब उस चाक को ले लेंगे, चाक को ले लीजिए, और फिर उसके बाद एक आइस क्यूब ले लीजिए जो बर्फ़ जमाया हुआ रहता है फ्रिज में। वो तो आप सबके यहाँ फ्रिज होगा तो रेफ्रिजरेटर होगा, तो आप सबको मिल जाएगा। और एक आयरन नेल ले लीजिए। आयरन नेल मतलब बिरंजी। तो फिर जब आप उसको ले लेंगे, इन तीनों को ले लीजिए साथ में, और तब फिर उसके बाद एक हथौड़ा ले लीजिए। और फिर उसके बाद आप उनको पीटने की कोशिश कीजिए, मतलब ट्राई टू बीट हिम। पहले तो चाक को पीटिए। जब हैमरिंग करेंगे तो देखेंगे जो चाक है वो तुरंत टूट जाता है। और फिर उसके बाद जब आप आइस क्यूब को जब हैमरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि चाक की तुलना में, ऑन द कंपेरिजन ऑफ अ चाक, जो आइस क्यूब होता है वो नहीं टूटता, वो मतलब उससे ज़्यादा फोर्स लेता है। अब फिर इसके बाद आप जब आयरन नेल को हैमरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इवन आप बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, वहाँ जो नेल है वो टूट नहीं रहा है। तब फिर उसके बाद जब ये आप तीनों को ट्राई कर लेंगे, हैमरिंग कर लेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि जो चाक है वो जल्दी क्यों टूट गया, और फिर उसके बाद जो आइस क्यूब है वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी क्यों लिया तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद जो आयरन नेल था वो हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, फिर भी क्यों नहीं टूटा। तो यह इस कारण होता है क्योंकि जो चाक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच, जो चाक के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इतना कम होता है कि अगर आप उसको हाथ से भी अगर उसको मतलब पकड़ के उसको चाप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो चाक है वो टूट जाएगा। लेकिन आइस क्यूब लेंगे तो उसे हाथ से थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसीलिए उसे थोड़ा कुछ हार्ड चीज़ लेंगे, तब फिर उसे हैमरिंग करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तब फिर वो टूट जाएगा। जो आइस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो चाक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। और आयरन नेल में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी कारण हम उसे कितना भी हैमर करें वो जल्दी टूटता नहीं है। और इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाक में कम होता है, इसीलिए वो बहुत ही कम एनर्जी लेता है। और आइस क्यूब में ज़्यादा होता है तो इसीलिए चाक की तुलना में ज़्यादा होता है, तो चाक की तुलना में ज़्यादा एनर्जी लेता है। और आयरन नेल में आइस और चाक की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे फिर भी क्या होगा, वो आयरन नेल नहीं टूटेगा। और यही जो हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।